जब तक सिम्टम ना आए तब तक कोई टेस्ट नहीं कराता। या इवन किसी को टेस्ट कराने के लिए आप बोलेंगे भी तो वो बोलेंगे मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। कुछ चीज़ें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ खाते ही मेरे ब्लॉटिंग शुरू हो गई है, या जिनको आईबीएस है वो आईबीएस के सिम्टम ट्रिगर हो गए, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, आप कोई टेस्ट कराते हैं जिसमें कि इकोकार्डियोग्राफी हो, तो अल्ट्रासाउंड जैसे एक टेस्ट होता है, जिनकी अर्ली एज में पेरेंट्स को कोई हार्ट अटैक की समस्या रही हो तो उन लोगों को वो कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। विटामिन डी की बात करें तो वो आपकी बोन हेल्थ के लिए, मसल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। नमस्कार। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक और कहावत है, बारिश निकलने के बाद अगर आप छाता ढूंढने निकलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक आप भीग चुके होंगे। ये कहावतें आज हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि भारतीयों की एक टेंडेंसी है कि जब बीमारी की आहट आ गई या फिर बीमारी सर पर आ गई तब टेस्ट कराने गए और फिर कोशिश की ये ढूंढने की कि हुआ क्या है हमें, लेकिन तब तक आपको कुछ हो चुका है। तो आपको कुछ ना हो, आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज हम ये विशेष पॉडकास्ट आप तक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे बहुत सारी बीमारियां समय से पहले, उनकी पैदाइश से पहले भी पकड़ी जा सकती हैं स्क्रीनिंग के ज़रिए। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आपका। शुक्रिया। ये जो लोगों को लगता है कि अब तो अभी टाल देते हैं या घर में ये खा लेते हैं या ये पी लेते हैं, उससे कुछ हमारी समस्या हल हो जाएगी, तो आपके टेस्टिंग सेंटर तक जब लोग पहुंचते हैं कितना हाल ख़राब करके आते हैं ऑन एन एवरेज? ज़्यादातर देखें तो देखिए, टेस्ट कराने के लिए हम तभी जाते हैं जब हमें कोई सिम्टम आते हैं, बॉडी में कोई लक्षण आते हैं कि आपको चेस्ट में पेन है, आपको ब्रेथलेसनेस है। जब तक सिम्टम ना आए तब तक कोई टेस्ट नहीं कराता। या इवन किसी को टेस्ट कराने के लिए आप बोलेंगे भी तो वो बोलेंगे मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो ये लोगों की धारणा है कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक टेस्ट नहीं कराते, और जैसे आपकी कहावत भी बिल्कुल यहाँ पर एकदम फिट बैठती है कि डिले होता है, हमेशा देरी होती है। पहले कोई नहीं कराता बिना लक्षणों के, और ऐसा ही ट्रेंड हम देखते भी हैं लैब में कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि अब तो बहुत ज़रूरी है आपको कराना, तभी कराते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे टेस्ट नहीं होता। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये एक वो सेगमेंट है जो हाल ही में भारत में कहें तो पिछले 10-20 सालों में उस पर लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो जोर दिया जा रहा है हॉस्पिटल्स के ज़रिए, डॉक्टर्स के ज़रिए। आम आदमी को ये लगता है कि डॉक्टर साहब हमें फंसाना चाहते हैं, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की एक पूरी लिस्ट हमें थमा दी है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको इस तरह से भी मिल सकता है समीर जी, जो आपके सेंटर पे लोग आ रहे हैं, अगर उनके एज ग्रुप की बात करें तो किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं अपनी बीमारी को पकड़ने के लिए, टेस्ट कराने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें 2 तरह से मैं बताऊँगा आपको, जो डेटा हम देखते हैं रियल टाइम। आप पहले कुछ सालों में देखें, 10 से 15 साल पहले तो हमारे पास एल्डरली लोग ज़्यादा थे, बुज़ुर्ग लोग, आप 70 साल, 80 साल इस तरह की। फिर धीरे-धीरे वो 60s पे पहुँचा, 50s पे पहुँचा। फ़िलहाल अगर हम देखें तो यूथ की संख्या ज़्यादा है। इनफैक्ट आपके जो यंगस्टर्स हैं 30s, 40s में, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादातर उनके अंदर लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ देखने को मिलती है। और दूसरा, अगर हम देखें कि ओवरऑल जितने भी लोग जांच कराने के लिए आते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग वही हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मतलब प्रिवेंटिव के तौर पे कोई कि मुझे हेल्थ चेकअप कराना, वो परसेंटेज मुझे लगता है 5% होगी। तो ज़्यादातर वही लोग हैं जिनको पहले से हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बैकएक भी, लोअर बैकएक जैसे कि इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, हमारे सबसे ज़्यादा एमआरआई लोअर बैकएक को लेकर होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम में ही आते हैं ज़्यादातर। वैसे कोई नहीं आता कि मुझे सब कुछ ठीक है और मुझे अपना चेकअप कराना है। यानी बीमारी होने के बाद ही उसको पकड़ने की कोशिश में लोग यहाँ मजबूरी में पहुँचते हैं। तो आप मजबूर ना हो, आज हम सिलसिलेवार तरीके से टेस्टिंग कैसे आपको बीमारी तक पहुँचने से रोक सकती है, स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ऐसे समय में जब 30 से 40 साल के लोग भी अपनी बीमारी के साथ पहुँच रहे हैं, तो भारत का जो युवा है वो बीमार ना पड़े, उसके लिए किस तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट समय रहते कराने से बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले समीर जी, हार्ट अटैक की बात करते हैं। अब दिल की बीमारियों का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है भारत में, वो लोड बढ़ता जा रहा है लगातार। क्या यंगस्टर्स के लिए कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिनको करा लें वो तो उनको उनके हार्ट हेल्थ के बारे में पता चल जाए? उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए?
देखिए, हार्ट को लेके लोग अवेयर तो हुए हैं, चिंतित हैं, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ कि जिस समय कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसी घटना होती है कि यंग हार्ट अटैक का हम सुनते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि सेलिब्रिटीज़ में इस तरह की इंसिडेंट देखने को हुँ, मिले, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हुँ, चर्चा का विषय बने हुए थे। इसके हुँ, अलावा अगर हम देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि कलाकार कोई परफ़ॉर्म कर रहा है, किसी भी तरह का एक्ट, हुँ, रामलीला वगैरह में, वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट, या गरबा की अगर हम बात करें तो हुँ। गरबा खेलते हुए, और ये सारे जिम में जिम में, एक्सरसाइज़ करते हुए। एग्ज़ैक्टली जिम में, और ये सारे यूथ, मतलब हम बात करें, और यूथ के साथ-साथ एक चीज़ और कि बिल्कुल फिट दिखने वाले। तो हुँ, ये लोगों का आमतौर पे सवाल रहता है कि भई बिल्कुल फिट दिखने वाले यंग लोगों में हार्ट अटैक की समस्या और हार्ट डिज़ीज़ की समस्या कैसे बढ़ गई है? हुँ, और इसको लेके कन्फ्यूजन भी हमेशा लोगों में बनी रहती है कि इसके लिए फिर जाँच कराएँ क्या? हुँ, तो अब इसमें 2-3 चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि देखिए, हार्ट डिज़ीज़ का मेन कारण क्या होता है? हार्ट अटैक को भी हम देख लें। हुँ, हार्ट अटैक के लिए कुछ फैक्टर हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं और जिनके बारे में बात करते भी हैं हुँ, कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल है, आपकी नींद ठीक से नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे मेजर रीज़न है। इसके साथ-साथ हेरिडिटरी भी है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स को यंग एज में हार्ट अटैक की या हार्ट डिज़ीज़ की समस्या रही हो, तो ये सारे तो नोन फैक्टर्स हैं। अब लोग पकड़ नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो हुँ, उसके लिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट का, स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, हुँ, जिसमें सबसे ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। हुँ, तो अभी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इस तरह से जो भारतीयों के लिए गाइडलाइंस को भी रिवाइज़ किया है कि 18 साल की उम्र से ही हम लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल एक बार बेसलाइन जाँच करा के देख लेना चाहिए, और हुँ, खाली कोलेस्ट्रॉल नहीं, कई बार लोग सिर्फ़ एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेते हैं। पूरा लिपिड प्रोफ़ाइल होता है, लिपिड पैनल टेस्ट, जिसमें आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये पूरा हमें लिपिड पैनल एक बार 18 साल की उम्र में से ही शुरू करा देना चाहिए, जब आप 20s में हैं, हुँ, तो एक आप लिपिड करा लें। हुँ, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर तो देखिए घर पर ही कर लेते हैं कि ग्लूकोमीटर होता है, डिजिटल बीपी अपरेटस, बट कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको किसी लैब में या हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। तो एक ये आपने बेसिक करके पता लगा लिया कि कहीं मेरे को ये वाला रिस्क फैक्टर तो नहीं है। यानी स्कूल से आप कॉलेज में पहुँच रहे हैं ना, जब तब आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लें, वो आपके लिए आइडियल एज है। और अगर उस कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा बहुत कुछ निकलता है, तो हम्म। फिर क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है टेस्ट के लिए? बिल्कुल, देखिए, एक कोलेस्ट्रॉल में कुछ अगर बढ़ा हुआ मिलता है कि हम सिर्फ़ उसमें एलडीएल देख लें, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो 100 से ज़्यादा है, हुँ, तो फिर ठीक है, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करिए। एक चैलेंज यहाँ पर ये भी आता है कि लोग करा तो लेते हैं, बट कराने के बाद उसके ऊपर फिर कुछ एक्शन नहीं लेते हुँ, कि ठीक है, बढ़ा हुआ है, तो बस देख लिया उन्होंने, विदिन रेंज आ रहा है, बट अगर आपकी अपर लिमिट रेंज से क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना ज़रूरी हुँ, है। हुँ, तो लिपिड प्रोफाइल आपने करा लिया, वो बढ़ा हुआ है। इसके साथ-साथ अगर आपकी लाइफ़स्टाइल में और भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं, हुँ, जैसे कि आप ये देख के चलिए कि आपका वज़न तो कहीं ज़्यादा नहीं है। हुँ, इसके अलावा आपका और स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल है, आपकी नींद कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही है, तो फिर आपको इकोकार्डियोग्राफ़ी एक टेस्ट और कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर इको भी एक टेस्ट है जो ये बता देता है कि आपका हार्ट का फ़ंक्शन कैसा है। हुँ, हार्ट के टेस्ट को लेके ज़्यादातर आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, ज़्यादातर लोग बात करते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है तो वो कहते हैं हमने टेस्ट कराए थे, सब कुछ तो ठीक थे। पर हुँ, टेस्ट के नाम से ज़्यादातर हार्ट को लेके लोग कराते क्या हैं? हुँ, एक अपना ब्लड टेस्ट कोई भी करा लेते हैं, हुँ, या फिर ईसीजी करा लिया, बेसिक हुँ, टेस्ट, हुँ, पर नहीं। हुँ, इकोकार्डियोग्राफी कराना ज़रूरी है। इको टेस्ट आपके हार्ट की एनाटमी, फंक्शन कैसे कर रहा है, पंप कैसे कर रहा है, वो बताएगा, और हार्ट के स्ट्रक्चर में तो कोई चेंजेस नहीं है। हुँ, ज़्यादातर ये सडन हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कब होता है? जब आपको हार्ट की मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब हुँ, जो हार्ट की मसल है, हार्ट की वेल्व्स है, ये हुँ, सब इको में पता लगेगी। हुँ, तो इको आपको ज़रूर कराना है। और कुछ लोग ऐसे जिनको कोई एक्सर्शन वाली एक्टिविटी करनी है, अभी जैसे आपने जिम की बात करी हुँ, कि आप जिम जॉइन करना चाहते हुँ, हैं, आपको मैराथन दौड़ना है, आप और भी इस तरह की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक स्ट्रेस इको टेस्ट होता है, वो आपको कराना ज़रूरी है। तो स्ट्रेस इको बेसिकली क्या होता है कि उसमें ट्रेडमिल पे आपको दौड़ना पड़ता है, हुँ, और ट्रेडमिल पे आप दौड़ते हैं, उस टाइम आपकी ईसीजी रिकॉर्डिंग होती है, तो ये इशारा कर देती है कि कहीं ब्लॉकेज है या नहीं। हुँ, ये बेसिक से टेस्ट हो गए हार्ट के लिए। हुँ,
पर अगर स्ट्रेस इको में भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस पे आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन बोल सकते हैं सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि आजकल एक काफ़ी पॉपुलर टेस्ट है, वो कराया जा सकता ये है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग एंजियोग्राफी सोचते ही ये सोचते हैं कि हमें ओटी में ले जाया जाएगा, फिर हमारे कैथेटर के ज़रिए टेस्ट होगा, लेकिन सीटी एंजियोग्राफी क्या है, वो कैसे आपको मदद पहुंचा सकती है? बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा तो टेस्ट नहीं होता, वो आप थोड़ा समझाइए लोगों को। एग्जैक्टली तो हार्ट को लेके देखिए, आप कोई टेस्ट कराते हैं जिसमें कि इको कार्डियोग्राफी हो तो अल्ट्रासाउंड जैसे एक टेस्ट होता है, कुछ जेल वगैरह लगाया जाता है और हार्ट की आपको कुछ इशारा कर देता है कि हार्ट का ओवरऑल फंक्शन कैसा है। बट हार्ट अटैक का जो मेजर कारण होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरीज, मतलब जो वेसल्स होती है हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, उन वेसल्स में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं बन रही। और ब्लॉकेज भी ऐसा होता है पूजा जी, ये नहीं है कि वो आपका 90% ब्लॉकेज हो, 100% ब्लॉकेज हो। अगर 20% ब्लॉकेज भी है, 30% ब्लॉकेज भी है, तो कई बार वो भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या किसी ऐसी एग्जर्शन वाली एक्टिविटी में वो आपका जो प्लाक है वो रप्चर हो सकता है। तो जो प्लाक की इंफॉर्मेशन है वो आपको इस सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में पता लगेगी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये सीटी स्कैन की मशीन से हम करते हैं। तो इसमें वो हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैथेटर वगैरह इस तरह का कुछ नहीं लगता। एक सिंपल सी डाई इंजेक्ट की जाती है और उसके ज़रिए हम आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज, जो वेसल्स है, जो नसें हैं, वो उसमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, वो ब्लॉकेज का पता लग जाता है, कितना परसेंट ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, ये सब पता लग जाता है। तो वो टेस्ट भी कुछ हाई रिस्क वाले लोगों में कराने की ज़रूरत है। हाई रिस्क का मतलब कि जिनका स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जिनकी अर्ली एज में पेरेंट्स को कोई हार्ट अटैक की समस्या रही हो, तो उन लोगों को वो कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, यानी अगर आप ऊपर से देखने में पूरी तरह से फिट अपने आप को समझते हैं, यानी कि आप जिम जाते हैं, आपको लगता है आप फिट हैं, आप गरबा में डांस कर रहे हैं, आप रामलीला में परफॉर्म कर रहे हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रहा है और आपको लग रहा है कि आप फिट हैं। तो सबसे पहले ये भी एड्रेस करते हैं कि फिट दिखना और असल में फिट होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं, और ये आपका टेस्ट आपको बताता है कि आप दिख रहे हैं फिट या आप सच में फिट हैं। अगर कोई इंसान आपके पास आता है जिसका वज़न कंट्रोल में है, जिसे लगता है वो बहुत एक्टिव है, वो एक्सरसाइज भी कर पा रहा है, तो क्या ये फिटनेस के क्राइटेरिया को पूरा करेगा या ये भी मुमकिन है कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम निकल आए? देखिए, ये कई बार लोगों में एक गलत फहमी रहती है। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो टेस्ट कराने आते हैं, जब उन लोगों से हम बात भी करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई दिखने में तो मैं, मतलब वो आमतौर पे जैसे फिटनेस की डेफिनेशन क्या है कि आपका वज़न कम है। पर अभी फ़िलहाल इनफैक्ट जो एक स्टडी भी हुई थी, आईसीएमआर की स्टडी भी हुई है, उसमें पाया गया है कि भारतीयों में प्री डायबिटीज़ की संख्या ज़्यादा है, प्री हाइपरटेंशन की संख्या ज़्यादा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी, आपने देखा होगा कि दिखने में थोड़े दुबले पतले हैं, पर जो आपका बेली फैट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो भी एक उतना ही रिस्क फैक्टर है जितना आप अगर ओबीज़ हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में आएगा। तो निश्चित तौर पे जो दुबले पतले लोग भी हैं, उनमें भी टेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलती है, उनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई निकलता है। दुबले पतले लोगों में डायबिटीज़ या फिर उनका भी ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आप बाहर से दिख कैसे रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो बिना जांच करे तो बताया नहीं जा सकता। पर जीवन शैली से संबंधित जितनी भी बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीज जिनको हम कहते हैं, जिसमें डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फैटी लिवर डिजीज हो गया, आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, ये सारी समस्याएं दुबले पतले लोगों के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। यानी वो लोग जो अपने आप को फिट समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो फिट हैं, असल में वो भी बीमार हो सकते हैं। ये सब टेस्ट के ज़रिए पता चलता है। हार्ट की स्क्रीनिंग की हमने बात की कि यंगस्टर्स किस एज में कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी स्क्रीनिंग और ऐसी हैं जो आपको कई सारी बीमारियों से बचा सकती हैं। जैसे समीर जी ने कहा कि डायबिटीज़ किससे ज़्यादा संख्या प्री डायबिटिक लोगों की है। भारत में 8.5 करोड़ डायबिटिक अगर हैं तो उससे कहीं ज़्यादा, लगभग 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दहलीज पे खड़े हैं कि उन्हें आज नहीं तो कल डायबिटीज़ हो जाएगी। ऐसे लोग जिनको अभी लगता है कि हमारा HbA1c कंट्रोल में है, हमारे कोई डायबिटीज़ के फैक्टर हैं नहीं, हम प्री डायबिटिक हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ टेस्ट कराने चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि डायबिटीज़ हो तो नहीं जाएगी?
बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जैसा आपने HbA1c बोला, ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ये भी अपना टेस्ट जब भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं, तो उसमें आप ये वाला टेस्ट भी ज़रूर कराएँ। तो उसमें अगर आपकी बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ आती है, आप रेंज से देख लेंगे कि आपकी बॉर्डर लाइन है, आप अभी डायबिटीज़ आपको होने की संभावनाएँ ज़्यादा है। हुँ, तो उस समय हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों का हमने ऐसे ही देखा है कि जब वो बॉर्डर लाइन होते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और फिर उनका HbA1c बढ़ा हुआ मिलता है हुँ, ज़्यादातर। तो एक वो आप मार्कर टेस्ट करा सकते हैं, पर उससे भी पहले हम पता कर सकते हैं आजकल, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हो सकता है आपका HbA1c नॉर्मल हो, आपका 5.9 5.8 हो, पर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होना डेवलप होना शुरू हो गया हो। हुँ, तो उसके लिए आप अपना इंसुलिन टेस्ट ज़रूर कराएं, या फिर उसको एक होमा IR टेस्ट कहते हैं हम। तो वो आपको ये बता देता है कि कहीं इंसुलिन डेवलप तो नहीं हो रहा, बिकॉज प्री डायबिटीज़ होने से काफ़ी टाइम पहले आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है ठीक तरीके से। हुँ, तो वो आप डिटेक्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आजकल तो इनफैक्ट कई तरह के टेस्ट, जिसको कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट कहते हैं, ऐसी चिप लगा सकते हैं, आपके फ़ोन से कनेक्टेड हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है जो आपके लिए डाइट ठीक हो, मेरे लिए ठीक ना हो। हुँ, आपका मिलेट्स खाने से हो सकता है शुगर ना बढ़ रहा हो, मुझे मिलेट्स खाने से हो सकता है शुगर रेज़्ड हो रहा हो। हुँ, तो वो डाइट भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकती है। हुँ, तो कई बार उसके लिए भी आजकल जांचें उपलब्ध है, बट हाँ, यंग लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करा लेना ज़रूरी है। और अगर किसी का प्री डायबिटीज़ लेवल पे है, तो उसको इग्नोर ना करें, डायबिटीज़ ना होने दें, क्योंकि फिर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो उसको रिवर्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। HbA1c एक सिंपल ब्लड टेस्ट की तरह होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो टेस्ट है, वो कैसे किया जाता है? सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक ब्लड टेस्ट ही होता है, जिसमें इंसुलिन का सैंपल लेते हैं और ब्लड शुगर आपका फास्टिंग का सैंपल लेते हैं, फिर उन दोनों को कोरिलेट करके इंसुलिन रेजिस्टेंस की कुछ रीडिंग आती है। तो आपको पहले से ही पकड़ना है, क्योंकि आजकल हम यही बात कर रहे हैं, बिकॉज हम डायबिटीज़ की कैपिटल बनते जा रहे हैं और हुँ, आजकल हर दूसरे तीसरे पर्सन को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रही है। हुँ, तो आपको प्री डायबिटीज़ की स्टेज से पहले ही उसको डिटेक्ट करना है, ताकि आप उसकी कगार तक, प्री डायबिटीज़ की कगार तक भी ना पहुँचें। हुँ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ये या फिर लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं ज़्यादातर जिनकी हम बात कर रहे हैं। लाइफ़स्टाइल से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। सिर्फ़ एक तनाव की वजह से आप हार्ट डिज़ीज़ के किनारे पर पहुँच सकते हैं, डायबिटीज़ आपकी एग्रवेट हो सकती है। क्या स्ट्रेस को नापने का कोई सिस्टम बना है अभी तक या कि मैं आपसे कहूँ ये टेस्ट हो जाए और मुझे पता चल जाए मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है? तो इसमें क्या होता है पूजा जी, स्ट्रेस को लेकर कई बार हम बात करते हैं कि ठीक है, कभी कोई बात हुई अचानक से, तो ठीक है, आपको उस टाइम एक फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन करना है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपको ब्रेक लगाना है, या और भी कई तरह के ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जिस टाइम आपको एकदम से एक्शन लेना है। तो उस टाइम बॉडी में कुछ तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, ताकि आप एकदम से एक्शन कर पाएँ, रिएक्ट कर पाएँ। हुँ, बट आजकल तो आपने देखा होगा कि हमेशा हर समय हम उसी मोड पे रहते हैं। हुँ, हम पैरासिम्पैथेटिक मोड पे रहते हैं, स्ट्रेस वाले लेवल पे, कि आप हर समय ट्रेडमिल पर हैं, आप भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो वो वाला जो स्ट्रेस है, उसको क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, कि लंबे समय तक आपकी बॉडी में इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि आप तनाव में ही हैं। हुँ, और ऐसा अक्सर रहता है, कई बार आपने देखा होगा कि हम फ़ोन पे हैं तो हम स्ट्रेस में हैं, कोई ऐसा मैसेज आ गया, तब हमारी वही आपके हुँ, फाइट एंड फ्लाइट वाले हुँ, हार्मोन चेंज होंगे। हुँ, वो डायरेक्ट तो आप नहीं देख सकते, पर इनडायरेक्ट कुछ ब्लड में ऐसे पैरामीटर होते हैं जो ये बता देते हैं कि आपका बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। तो उसमें कुछ मार्कर हैं, जैसे कि एक होमोसिस्टिन लेवल हो गया, हुँ, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर है ब्लड में, वो बता देता है। एक हुँ, CRP टेस्ट, जो कि कोविड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, हुँ, वो भी इन्फ्लेमेशन के लिए कराया जाता है। हुँ, इसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन आप करा सकते हैं। इंसुलिन भी आपका डिरेंज मिलेगा अगर आप स्ट्रेसफुल हैं। तो ये कुछ हार्मोन टेस्ट हैं, हुँ, इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं, जो इशारा करेंगे कि बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस चल रहा है। वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, आपकी नींद ठीक नहीं हो रही। तो ये इनडायरेक्ट कुछ मार्कर है जो ये बताएंगे, बट ऐसा डायरेक्टली कुछ हम नहीं बता सकते, बिकॉज स्ट्रेस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको ज़्यादा हम खुद ही महसूस कर सकते हैं। स्ट्रेस
को नापने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स भी बने हैं। आप साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको एक परफॉर्मा देंगे जो आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेगा, लेकिन तनाव को असल तरीके से मापने का कोई सिस्टम भले ना हो। एक स्टडी है जो ये बताती है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ये एक ऐसी हार्ट अटैक की स्थिति है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हार्ट एकदम ठीक काम कर रहा है, लेकिन जैसे समीर जी ने कहा अचानक कोई खबर मिली, कोई ट्रिगर हुआ, किसी की असमय मौत हो गई, एक्सीडेंट की खबर मिली, उसकी वजह से आपके हार्ट में ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपको हार्ट अटैक तक ले जाते हैं। यानी कि सिर्फ एक स्ट्रेस आपके हार्ट में ऐसे चेंजेस कर देता है जो आपको अच्छे भले इंसान से हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है, तो महिलाएं 40-50 की उम्र में जब मेनोपॉज के आसपास पहुंचती हैं तब ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अच्छा भला हार्ट भी हार्ट अटैक की तरफ चला जाता है। महिलाओं को इस उम्र में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं में आजकल हम देख रहे हैं पीसीओडी की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसको समय रहते पकड़ने का कोई तरीका है? हाँ, इनफैक्ट पीसीओएस की बात करें तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे 20s में आते हैं, जिसमें कि उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और पीसीओएस भी फिर कई तरह से बॉडी में इस तरह के सिम्टम आते हैं कि आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, आपकी स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, आपको हेयर रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करती हैं। उन लोगों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ऐसा मिलती है। बट पीसीओएस पीसीओडी में कई बार खाली एक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बहुत कॉमनली देखा जाता है पीसीओडी। उसके साथ साथ कुछ और ब्लड के पैरामीटर्स भी होते हैं, फीमेल हार्मोन टेस्ट जिनको हम कहते हैं, वो करा के फिर कोरिलेट किया जाता है। बट पीसीओडी भी जैसा आजकल हम देख ही रहे हैं कि वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही हो गई है। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सभी एक फैक्टर है। बट वो इनफैक्ट टीनेजर्स के अंदर भी काफ़ी फीमेल्स में देखने को मिलता है, यंग फीमेल्स के अंदर। तो उसके लिए ये प्रिवेंटिव टेस्ट है। अगर ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं कि आप अपना खाना भी ठीक कर रहे हैं, डाइट भी ठीक कर रहे हैं, फिर भी वज़न बढ़ रहा है या आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस समय एक फ़ीमेल हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट होता है जो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, और एक जैसा हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं वो आप करा सकते हैं। किस एज ग्रुप में पीसीओडी को पकड़ने के लिए टेस्ट कराना आइडियल होता है? देखिए, टेस्ट की बात करें तो जितना अर्ली हो जाए, आजकल हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, तो पीसीओडी मुझे लगता है आप अर्ली 20s के अंदर हैं तो उस टाइम आप रूल आउट कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको लक्षण दिख रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स की जो बात की, तो आप एज अर्ली जितना भी हो जाए। एंड 30s की जैसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पे कि 30s में एक इस तरह की आपकी सैंडविच लाइफ है कि आपके ऊपर एल्डरली पेरेंट्स का भी प्रेशर है, आप न्यूली मैरिड हैं, तो एक अलग तरह का आपका लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहा है। तो जितना जल्दी हो हम उसको डिटेक्ट कर लें, बिकॉज़ अगर आप पीसीओडी रहती है, पीसीओएस रहता है, तो फिर आपको अदर चैलेंजेस भी रहते हैं। आपको कंसीव करने में इनफर्टिलिटी इश्यूज़ कई बार क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जितना अर्ली, सो 20s में आई थिंक इसके लिए अगर टेस्ट करा लिए जाएँ तो बेहतर रहता है। बिल्कुल, यहाँ महिलाओं की लाइफ़स्टाइल, उससे जुड़ी हुई बीमारियों की बात हो रही है, पीसीओडी की बात हमने की है। बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो भारत में देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहे हैं, और डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि उनमें से बहुत सारे महिलाओं से जुड़े कैंसर स्क्रीनिंग के ज़रिए पहले पकड़े जा सकते हैं। तो समीर जी, जो महिलाओं के कैंसर हैं, उनमें कौन से ऐसे हैं जिनकी पहले से स्क्रीनिंग की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल, महिलाओं में एक कैंसर के साथ-साथ सबसे ज़्यादा हम देखते हैं एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर जब भी आप अपना स्क्रीनिंग कराएँगे उसमें हीमोग्लोबिन उनका लो मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो थायरॉइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलती है। तीसरा अगर देखें तो फैटी लिवर डिजीज़ भी उनके अंदर देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स की समस्याएँ ज़्यादातर देखें तो महिलाओं में देखने को, क्योंकि वो डिफरेंट फ़ेजेज़ में लाइफ़ में गुज़रती हैं। तो ये रह गए। और साथ के साथ कैंसर की बात करें तो भारत में जैसे कि नंबर 1 कैंसर सर्वाइकल कैंसर एंड आपका ब्रेस्ट कैंसर, इनके मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। और इनफैक्ट अगर हम शहरों में देखें तो गांव से ज़्यादा शहरों के अंदर इसके केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जैसे वो ज़रूरी है। उसके काफ़ी ऑनलाइन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स है, उनको देखकर आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग अगर 30s में हैं आप, 30s में अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, लक्षण इस तरह की कोई गिल्टी महसूस हो रही है आपको, तो आप अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करा सकते हैं। बट 40s में तो एक बार सबको अपना बेसलाइन मैमोग्राफी टेस्ट, जो कि एक सिंपल सा एक्सरे जैसा होता है, वो आप जब भी जांच कराने जाएं, अपने चेकअप कराने जाएं, अपनी गायनी से एक बार बात कर लें। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम हो, कोई लक्षण की भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैमोग्राफी टेस्ट आपको
प्री कैंसर होने से की स्टेज में डिटेक्ट कर लेता है। बहुत ही स्मॉल सा लीजन है जिसको आप देख ही नहीं सकते, वो मेमोग्राफी के अंदर आ जाता है। तो इसलिए 40s की उम्र में एक बार मेमोग्राफी कराना ज़रूरी है। पर ख़ास तौर पे वो महिलाएं जिनकी फैमिली में, जिनकी सिस्टर को, जिनकी मदर को कोई भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड समस्या रही है या और भी कोई तरह का कैंसर रहा है, तो उनको हो सकता है 40 की उम्र से पहले ही अपना ये मेमोग्राफी जांच कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्विकल कैंसर के बारे में बात की तो देखिए उसके लिए तो अभी सरकार ने वैसे वैक्सीन पैप्समेयर भी की आई है। वैक्सीन भी लॉन्च की है जो 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों के लिए हैं। बट अदरवाइज एज सच आप पैप्समियर स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं, जो कि जब भी आप अपनी गायनी के पास जाएंगे वो वहाँ भी हो सकता है या किसी भी लैब या हेल्थ केयर फैसिलिटी में हो सकता है। तो पैप्समियर स्क्रीनिंग टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैप्समियर में भी हम सर्वाइकल के कैंसर के मामले जैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो हम प्री कैंसर स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं, खास तौर पे महिलाएं, तो उसमें पैप्समियर और मेमोग्राफी शामिल होना ज़रूरी है। बिल्कुल, ग्लोबल डेटा ये कहता है कि भारत में कुल मिला के दुनिया में हर 8 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में कोई ना कोई कैंसर होने का खतरा बना रहता है और ये डेटा लगातार अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है। तो 2-3 ऐसे टेस्ट हैं जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कैंसर के इंसिडेंस को समय से पहले पकड़ सकते हैं, यानी उनका इलाज भी कर सकते हैं। आप सोचिए बीमारी कहीं और होती है, लक्षण कहीं और होता है, इन सबको जोड़ने का काम टेस्टिंग करती है। विटामिन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि B12 जैसा विटामिन, विटामिन डी जैसा विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे इंसान को एग्जैक्टली, बिल्कुल निकल बिल्कुल आती है। निकल ही आती ये है। कम होते हैं तो किस तरह के सिम्पटम होते हैं? बड़े अनरिलेटेड सिम्पटम्स हमने देखे हैं। एग्जैक्टली, सो विटामिन डी, B12, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात करूं कि ज़्यादातर लोगों में तो एक कॉमन सिम्टम रहता है कि उनको काफ मसल पेन्स, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक प्रॉब्लम आपने देखी होगी कोविड के बाद ज़्यादातर लोग, इवन यूथ भी ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको थकान बहुत रहती है, हुँ, डाइट ठीक लेते हैं फिर भी बहुत वीकनेस फील होता है। ऐसा तो एक तो वो लोग अपना ज़रूर विटामिन डी एंड B12 टेस्ट करा लें। हुँ, इसके अलावा नींद में अगर आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस है तो हुँ, भी कई बार डी की डेफिशिएंसी रहती है। या एक आपने देखा होगा ब्रेन फॉगिंग, ऐसा कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल भूल जाते हैं कि हमने हुँ, कीज़ रखी थी, कहाँ कीज़ रख दी, या मोबाइल उठा के फिर ठीक है हम मल्टीटास्किंग तो करते हैं पर हम भूल जाते हैं कि ये किस लिए मैंने मोबाइल को पिक किया था, किसको मुझे फ़ोन करना था। तो ऐसी छोटी छोटी बातें काफ़ी रहती है। हुँ, तो B12 आपकी नर्वस हेल्थ के लिए है और विटामिन डी की बात करें तो वो आपकी बोन हेल्थ के लिए, मसल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आजकल पोल्यूशन की वजह से या वैसे भी देख लें जो भी वर्किंग लोग हैं उतना सन एक्सपोजर होता नहीं है, हुँ, तो विटामिन डी डेफिनेटली डेफिशिएंट लोगों के अंदर मिलता है। B12 भी कई बार जो हम बात करते हैं कि एक डिमेंशिया टाइप का, ऐसा छोटी छोटी बातों को जो फॉरगेटफुलनेस वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, हुँ। तो B12 की डेफिशिएंसी से होती है। तो B12 आपको एक ठीक लेवल पे रखना है बिकॉज़ वो आपके विटामिन के साथ-साथ एक हार्मोन का काम भी करते हैं। हुँ, इनफैक्ट अभी आपने सुना होगा जैसा अभी मौसम में जब भी बदलाव होता है तो एक टर्म होता है सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब आप हुँ, थोड़ा-सा लो फ़ील करेंगे हुँ, या वैसे भी थ्रू आउट आपको लगता है कि आप बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, आप हुँ, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो उन लोगों में भी जब विटामिन डी, B12 देखा जाता है तो वो कम मिलता है। तो हुँ। डी एंड B12 आपका फिज़िकल, मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको सर्दियों में ज़्यादा देखते हैं हम सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर जब ग्लूमी थोड़ा वेदर एग्जैक्टली, होता है। यस यस, बिकॉज उस टाइम सनलाइट एक्सपोजर है नहीं और ऐसी कई रिसर्च शो करती है कि जिस टाइम आप सनलाइट में नहीं जाते हैं तो थोड़ा सा आप डिप्रेसिव फील करेंगे। बट यस, विटामिन डी एंड B12 जब सप्लीमेंटेशन किया जाता है या उसको करेक्ट करते हैं तो काफ़ी लोगों के अंदर जो ये थकान वाले सिम्टम है, उनकी नींद जो डिस्टर्ब होती है, उनका जो मूड स्विंग होता है, वो लक्षण करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सोचिए कि विटामिन B12 की डेफ़िशिएंसी एक बीमारी होती है जिसे मेडिकल भाषा में टिनिटस कहते हैं और आसान भाषा में रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर कहते हैं, यानी कान में सीटी बजने की आवाज़ आती है। इसका लिंक डॉक्टर्स ने B12 की कमी के साथ पाया है, यानी अगर आपकी B12 की डेफ़िशिएंसी सप्लीमेंट्स के ज़रिए या फिर अपनी डाइट में चेंजेस करने के ज़रिए पूरी हो जाती है, तो उसके बाद ये बीमारियाँ अपने आप ठीक भी हो जाती हैं। सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर की हमने बात की, विंटर्स आ रहे हैं, हम एलर्जीज़ की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को सीज़नल ब्रोंकाइटिस होता है या फिर उनका एस्थमा ट्रिगर होता है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि एलर्जी है तो किस वजह से है। एलर्जी को पकड़ने का कोई तरीका है टेस्टिंग में?
बिल्कुल, ये बहुत कॉमन रहता है लोगों का सवाल कि एलर्जी के लिए कोई टेस्ट, बिकॉज़ उनको पता ही नहीं होता। अब क्या होता है कि जैसे आपने अस्थमा की बात की या हम सीओपीडी ट्रिगर हो जाता है, हुँ, तो कई बार लंग्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखिए वो हम लोगों को पता रहती है कि आपको उस तरह के सिम्पटम्स आना शुरू होंगे। हुँ, कुछ-कुछ तो हम खुद ही जानते हैं कि ठीक है, मेरे को डस्ट से एलर्जी है, या हुँ, जब मौसम बदलता है तो मेरी साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो वो हमें पता है कि ये कुछ ना कुछ मौसम में जैसे ही बदलाव होगा, पोल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, तो वो ट्रिगर करते हैं। तो वो नॉन फैक्टर है कि हमें पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू होगी। हुँ, बट कई बार चीज़ें कुछ अननोन होती हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि कईयों को स्किन में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, हुँ, पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, बट वो समझ नहीं पाते हैं कि किस वजह से बार बार हो रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो बॉडी में ट्रिगर कर रही है, इन्फ्लामेशन कर रही है, और आपका इम्यून सिस्टम उसमें ठीक तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो चीज़ लेते ही। हुँ, अब एलर्जन देखिए कुछ भी हो सकते हैं, या तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है कि बाहर कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से आपकी छींकें बंद नहीं हो रही, हुँ, आपको सीज़न चेंज होते ही जुकाम खांसी ये सब आपका बंद नहीं हो रहा, हुँ, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है रेस्पिरेटरी पैनल। तो हुँ, आप ये समझिए कि कहाँ पे सिम्टम आ रहे हैं। अगर आपके लंग्स के अंदर सिम्टम आ रहे हैं, जैसे आमतौर पे देखा गया है कि छींकें बंद नहीं होती, हुँ, खांसी बंद नहीं हो रही है, हुँ, तो हो सकता है कोई रेस्पिरेटरी कॉज हो सकता है। हुँ, या फिर आपने देखा होगा कोई डाइजेस्टिव इश्यूज है, हुँ, कि आपका पेट में कोई भी समस्या हो रही है, आपकी पेट की समस्या ठीक नहीं हो रही है, ट्रिगर होता जा रहा है बार हुँ, बार। हुँ, कुछ चीज़ें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ खाते ही मेरे ब्लॉटिंग शुरू हो गई है, या हुँ, जिनको आईबीएस है वो आईबीएस के सिम्टम ट्रिगर हो गए। हुँ, तो वो हमें पता रहता है कि दूध लेने से हो रहा है, या कुछ मीठा खाने से हो रहा है, या हुँ, कुछ ऐसा कार्ब्स की कोई भी चीज़ खा रहे हैं। तो बट उसको भी जानने के लिए फूड एलर्जी प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, जो पर्टिकुलर बता देता है कि आपको ड्राई फ्रूट खाने से एलर्जी होगी या नहीं हुँ। होगी। तो फूड एलर्जी, आप अगर डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, स्किन इश्यूज आ रहे हैं, तो उस समय आप फूड एलर्जी टेस्ट करा तो सकते हैं। स्पेसिफिक रीज़न पकड़ लेता है वो टेस्ट? उसमें कारण बता देता है कि ये आपके सिम्टम्स को और ट्रिगर कर रहा है, कि हुँ, फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट खाने से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, हुँ, या कई घर में कई बार हमारे पेट होते हैं, तो पेट के भी जो हेयर हैं, डॉग डेंडर हैं, उसकी हुँ, वजह से भी आपकी प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। तो उस टेस्ट में वो एक इशारा दे सकता है कि ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से जो कारण बन रहे हैं आपकी एलर्जी को बढ़ाने के। और एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है आईजीई लेवल। अगर आईजीई लेवल बढ़ा हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर एलर्जी है, बट हुँ। एग्जैक्टली क्या एलर्जेंट है वो भी हम टेस्ट के ज़रिए पता कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि एलर्जी के रीज़न क्या हैं, उनको भी स्पेसिफिकली पकड़ने के लिए टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत सारे लोग सांस की बीमारियों के साथ ये सोचकर जीते हैं कि अभी सर्दियां हैं तो हमें इसको झेलना पड़ेगा। अगर आपकी एलर्जी पकड़ में आ जाती है तो उस समस्या को हल किया जा सकता है। अब बात करते हैं फैटी लिवर की। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी, और ऐसे लोग जो नॉन अल्कोहलिक हैं, जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, उनमें भी फैटी लिवर देखने में आ रहा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि गले के आसपास अगर ब्लैकिश लाइंस हैं, काली सी लाइन है, पर्पल कलर की लाइन है, या मस्से हैं, तो ये एक पहली पहचान है कि कुछ आपके साथ समस्या है। लेकिन लिवर की प्रॉब्लम कितनी है, नहीं है, ग्रेड क्या है, उसको स्पेसिफिकली जानना हो तो बिल्कुल, क्या देखिए कर सकते हार्ट हैं? को लेके तो कई बार हम कॉन्शियस रहते हैं और हार्ट को लेके जांच भी कराते हैं, बट लिवर को कई बार हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम्म, और लिवर के आप ये देख लिए कि उसके 500 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, हम्म, और कहीं ना कहीं लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हमेशा हमारा साथ देता रहता है जब तक हम्म, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। हम्म, और आपने अल्कोहल की बात की, बट अभी फ़िलहाल हम लैब में देखें तो अल्कोहल से ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज़ वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। हम्म, अक्सर जब भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को फैटी लिवर डिटेक्ट होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही बात करते हैं, ये तो मेरा पहले से है, और ये तो उसको सभी को आता ये है। तो सभी को आता है, और उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो एक तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये पता लग सकता है कि आपको फैटी लिवर है, क्योंकि उसमें ग्रेडिंग होती है 1 2 3, और आप 3 को क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद वो फाइब्रोटिक लिवर होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसको रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लग जाता है, बट अल्ट्रासाउंड में अगर आपको फैटी लिवर आ रहा है तो उससे बेहतर एक और जांच होती है जिसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं। हम्म, तो फाइब्रोस्कैन एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फैटी लिवर के लिए। उसमें एग्जैक्ट नंबर्स आ जाते हैं कि कितना परसेंट आपको फैटी लिवर है, कुछ वैल्यू आती है 200 250 300 ऐसा, तो जिससे आप पता लगा सकते हैं। बट अगर आपको 1 या 2 आ रहा है
तो उसी समय आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके और उसको रिवर्स करना है। 3 आ रहा है तो वो एक अलार्मिंग आ जाता है कि अभी फैटी लिवर आपको ज़्यादा है। तो इसके लिए फाइब्रोस्कैन टेस्ट करा सकते हैं, एक लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, और साथ के साथ आप अल्ट्रासाउंड एक बेसिक सा टेस्ट है जिसके अक्सर ज़रिए। लोग कहते हैं LFT तो ठीक आया है, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बात की कि ब्लड टेस्ट के ज़रिए आप सब कुछ पता नहीं लगा सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी अपना हेल्थ चेकअप कराने जाएं तो हेल्थ चेकअप में अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कर लें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन हैं जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, कि गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो भी ज़्यादातर साइलेंट रहता है और अक्सर डिटेक्ट होता है लोगों में जब जो अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से कराने आते हैं और उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन रहता है। किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट किडनी स्टोन आपको ब्लड के ज़रिए पता नहीं लगेगा, तो इस वजह से, या और इसके साथ साथ कुछ हाई रिस्क वाले लोग होते हैं जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, फैमिली हिस्ट्री रहती है कोई कैंसर की, तो उनमें हम लो डोज सिटी स्कैन भी करते हैं बहुत ही कम रेडिएशन के साथ, जिसमें चेस्ट से लेके एब्डोमेन उनका स्क्रीन हो जाता है। और कई तरह के ऐसे स्क्रीन करते टाइम हम लोगों ने कैंसर डिटेक्ट किए हैं अर्ली स्टेज में, कि कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, बस एक स्क्रीनिंग करने मात्र से ही पता लग जाता है कि कैंसर प्री कैंसर स्टेज में है और उसको फिर ठीक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल। आप सोचिए कि भारत में जो टेंडेंसी है वो ये है कि अरे टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, इसलिए नहीं कराते, या फिर टेस्ट कराया था बेकार पैसे बर्बाद हुए, कुछ निकला नहीं। वैसे तो ये खुशखबरी है कि आप बीमार नहीं हुए, लेकिन टेस्ट कराने क्यों ज़रूरी हैं, किस लेवल पे ज़रूरी हैं, हम ये आपको बार बार समझा रहे हैं। भारत में इन दिनों एक ऐसी बीमारी भी फैली हुई है जो टेस्ट में बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रही है, वो है आम बुखार। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सा वाला बुखार है, तो इतने सारे बैटरी ऑफ टेस्ट हैं, कई बार बुखार को पकड़ना मुश्किल होता है। किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए ताकि बुखार का रीज़न पता चल जाए? हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूजा, एक तो ये समझना कि आपके एरिया में किस तरह का बुखार का ट्रेंड चल रहा है। कि फॉर एग्जांपल हम मॉनसून की बात करें तो उस समय आपके मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ काफ़ी बढ़ जाती है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो उसके लिए टेस्ट है। बट अदरवाइज़ आप देखें कि विंटर्स के अंदर आपके कई कारण होते हैं, लंग से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसके लिए करना है। इवन सिंपल आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो भी बुखार का कारण बनता है, तो आप यूरिन टेस्ट अपना करा सकते हैं। बट एक चीज़ है कि कुछ टेस्ट कई बार फॉल्स पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा आते हैं या फॉल्स नेगेटिव आते हैं। आपने टेस्ट करा लिए, टेस्ट नॉर्मल है, आपको लगा कि नहीं मैंने टेस्ट कराया ठीक था, तो एक तो आपको अगर काफ़ी टाइम से बुखार चल रहा है, लो ग्रेड फीवर चल रहा है, किसी टेस्ट में नहीं आया, तो ब्लड कल्चर टेस्ट भी ज़रूर कराएं बुखार के लिए, क्योंकि ब्लड कल्चर एक्चुअल में कौन सा इन्फेक्शन है वो बता देता है और उस इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक आपको सूट करेगी वो पता लगा सकते हैं। और एक यूरिन कल्चर टेस्ट, क्योंकि यूटीआई सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मौसम बदलता है, क्योंकि हम पानी उतना ज़्यादा पीते नहीं है, हमारा डिहाइड्रेशन ज़्यादा रहता है, तो विंटर्स में देखें तो ज़्यादातर बुखार का कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी एक रहता है। आपने फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की, बुखार के ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो अक्सर डिच करते हैं टेस्ट करने में भी? एग्जैक्टली, तो इसमें एक तो टेस्ट है आपका जैसे टाइफाइड टेस्ट हो गया, वो कई बार बहुत सारे कारण की वजह से आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। ESR टेस्ट, कई बार लोग उसको लेके परेशान हो जाते हैं कि मेरा ESR बढ़ा हुआ है, वो आपको जॉइंट पेन है तब भी बढ़ जाएगा, जुकाम खांसी बुखार है तब भी आपको बढ़ जाएगा, तो वो कई बार बढ़ा हुआ है, तो उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, खाली बुखार या इन्फेक्शन ही नहीं हो सकता। इसके अलावा एक विडाल टेस्ट है, टाइफाइड के लिए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या टेस्ट कराएं, बट टाइफाइड के लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट है वो ब्लड कल्चर टेस्ट है। तो विडाल भी कई बार फॉल्स नेगेटिव की, विडाल टेस्ट नेगेटिव आया पर आपको टाइफाइड है, तो वो ब्लड कल्चर से ही पता लगेगा। तो ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर, जब भी बुखार का कारण आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये टेस्ट कराने ज़रूरी है, और ये ज़्यादा टेस्ट ऑथेंटिक माने जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि टेस्ट आपको धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ केसेस में बैटरी ऑफ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब आखिरी में चलते चलते एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो हम सबको बहुत प्यारी है, और वो है नींद। किसी के लिए 4 घंटे काफ़ी हैं, किसी को 12 घंटे भी कम पड़ते हैं। नींद की क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। नींद का कोई पैरामीटर है कि हमारी नींद कितनी अच्छी है वो हमें सेहतमंद रखेगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और नींद को लेके हम थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं कि मैं तो 3 घंटे ही सोता हूँ, या मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, या मैं कम सोता हूँ। और ज़्यादातर कोई बात भी करेगा कि मैं इतने घंटे सोता हूँ, तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, मतलब एक सेंस ऑफ प्राउड फील होता है आपको कि आप कम सोते हैं। बट डेफिनेटली स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे वो बोलेंगे कि नींद आपकी ठीक है कि नहीं, या आप किसी
भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे, वो सबसे पहले पूछेगा कि आपकी नींद कैसी है। तो स्लीप एक बहुत बड़ा कॉज है लाइफस्टाइल डिजीज़ को बढ़ाने का, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, जिसमें कि हार्ट डिजीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अगर आपकी नींद ठीक नहीं है। नींद में कई बार लोगों को हमेशा एक गलत फहमी रहती है कि अच्छा मैं तो सोया था 5-6 घंटे 7 घंटे, बट आप सोए थे बट वो क्वालिटी ऑफ स्लीप थी कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है देखना। और ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ का भी या ओबेसिटी का, वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका भी एक काफ़ी कारण होता है, मेजर कॉज जो हम बात करते हैं भारत में स्लीप एपनिया को लेकर। स्लीप एपनिया एक इस तरह की कंडीशन होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि हम बिना जांच के नहीं पता लगा सकते क्योंकि उसमें भी कुछ स्टेजेस होती है। तो उसके लिए स्लीप स्टडी टेस्ट होता है। इनफैक्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कॉज काफ़ी ज़्यादा देखा गया स्लीप एपनिया, कि आप गाड़ी चलाते चलाते आप स्लीपी फील कर रहे हैं। डे टाइम स्लीपीनेस ज़्यादातर महसूस होती है, कि आपने देखा होगा कि हम जब फ्लाइट में बैठते हैं तो एकदम सब लोग फ्लाइट जैसे ही आपका टेक ऑफ होता है उस टाइम सभी सो जाते हैं। नींद तो स्लीप डिप्रिवेशन तो आमतौर पे सभी लोगों के अंदर, इवन बच्चों में, यूथ में, सब में देखी जा रही है। तो अगर आपको स्लीप डिप्रिवेशन है, आपको बार बार नींद आ रही है, तो आप अपना स्लीप स्टडी टेस्ट करा के देख सकते हैं। स्लीप स्टडी टेस्ट एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट, आजकल काफ़ी एडवांस्ड हो गया है। तो आप जब भी ये टेस्ट कराएंगे तो घर में आएंगे और कुछ इस तरह की लीड्स वगैरह लगाई जाती है और उसको फिर मॉनिटर किया जाता है। वो रिकॉर्ड होती है आपका पूरा स्लीपिंग पैटर्न कैसा रहा है, रात में कितनी बार आप जगे हैं, आपका उस टाइम पल्स, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो स्लीप एपनिया हमें डायग्नोस करने के लिए स्लीप स्टडी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर नींद को हमें कुछ भी उसको लाइटली नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है। तो ये भी डायग्नोस किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों के पीछे कम नींद या फिर ख़राब नींद को एक वजह माना गया है, जिसमें हार्ट डिजीज़ भी यानी दिल की बीमारी भी जुड़ी हुई है। इसीलिए चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। अगले पॉडकास्ट तक आपको हम आराम देते हैं, लेकिन अगले पॉडकास्ट पे फिर जग जाइएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके कुछ सवाल होंगे, आप हमसे जुड़े रहिए, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी बीमारियां बाकी हैं, आपसे फिर मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।